Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to discuss about the chronic inflammation. Yesterday we have learned about the definition of inflammation, and then we discussed the types of inflammation, including acute inflammation. Today we are going to discuss what is chronic inflammation. Okay, a chronic inflammation is a slower and generally less severe form of inflammation. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि एज कंपेयर टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इसकी सीवियरिटी जो होती है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन से कम होती है। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है या ये इसका जो ऑनसेट है वो एज कंपेयर टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्लोअर होता है। इट टिपिकली लास्ट लॉन्गर देन 6 वीक्स, मंथ्स टू ईयर्स। आमतौर पर 6 हफ्तों से ज्यादा इसकी ड्यूरेशन होती है। 6 हफ्तों से ज्यादा इसकी ड्यूरेशन होती है। मंथ्स तक भी जा सकता है और मंथ से ईयर तक भी जा सकता है। इट कैन अकर इवन व्हेन देयर इज नो इंजरी। बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन किसी भी इंजरी के बगैर भी पाई जा सकती है। यानी अपेरेंटली you won't see any injury, but chronic inflammation is there, and it doesn't always end when the illness or injury is healed. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी है कि इवन अगर इंजरी हील भी हो जाए या इलनेस ठीक भी हो जाए, लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो चलती रहती है। ठीक है, डजंट ऑलवेज एंड। ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंजरी के हील होने से या बीमारी के ख़त्म हो जाने से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इट मे टेक ओवर फ्रॉम एक्यूट इन्फ्लेमेशन इफ द डैमेज कैन नॉट बी रिजॉल्व इन अ फ्यू डेज। अगर इंजरी का डैमेज कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो डैमेज है वो कुछ दिनों के अंदर ठीक नहीं होता, तो ये फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। इट में डेवलप अलोंगसाइड एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन सीवियर परसिस्टेंट रिपीटेड इरिटेशन। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, ठीक है, कि जिनके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी चल रही होती है। ठीक है, और ये कौन से पेशेंट होते हैं कि जिनके अंदर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो सीवियर होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, परसिस्टेंट होती है, ठीक है, रेगुलर होती है, रिपीटेड इरिटेशन, और बार बार उनके अंदर जो है वो इरिटेशन रिपीट हो रही होती है। ठीक है, ओके। एज फार एज द एटियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज कंसर्न, कौन कौन सी कॉजेज हैं कि जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो जिस्म के अंदर डेवलप हो जाती है? तो डिफरेंट कॉजेज हैं। अब उन कॉजेज के अंदर जो पहली है, फेलियर ऑफ एलिमिनेटिंग द एजेंट कॉजिंग एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन such as infection organisms including mycobacterium tuberculosis, protozoa, fungi, and other parasites that can resist host defense and remain in the tissue for an extended period. ओके okay. इस बात का ये मतलब है, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसे मेडिएटर्स हैं कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं और बॉडी उनको पूरे तरीके से जिस्म से एलिमिनेट नहीं कर पा रही, तो उसके नतीजे में क्या होगा? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। तो एक उसकी जो कॉज है वो ये है कि फेलियर ऑफ एलिमिनेटिंग द एजेंट कॉजिंग एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, प्रोटोजोआ भी हैं, फंजाई भी हैं, और कुछ और पैरासाइट्स भी हैं। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर या टिश्यू के अंदर रहते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, एक लंबे अरसे तक रहते हैं, और इनको एलिमिनेट करना बॉडी से वो मुश्किल हो जाता है। तो जब बॉडी से ये एजेंट्स या ये मेडिएटर्स एलिमिनेट नहीं होते, तो इसका ये मतलब होता है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ओके। जो सेकंड रीजन है, जो सेकंड कॉज है,
वो है exposure to a low level of a particular irritant or foreign material that cannot be eliminated by enzymatic breakdown or phagocytosis in the body. बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मेडिएटर्स हैं, कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं कि जो एलिमिनेट नहीं हो सकते जिस्म के जो इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है उसके जरिए से या फेगोसाइटोसिस के जरिए से। तो अगर इस किस्म के पार्टिकल्स हैं कि जो फेगोसाइटोज भी नहीं हुए और इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है उसके नतीजे में एलिमिनेट भी नहीं हुए, और एक पेशेंट है या एक बंदा है वो उसका एक्सपोजर हो जाता है ऐसे मेडिएटर्स के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जो कि एक लंबे अरसे तक इनहेल्ड हो जाते हैं, यानी जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उनके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या वो लोग जो कि सिलिका डस्ट के साथ रिलेटेड होते हैं उसका काम कर रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक लंबे अरसे तक उसकी इनहेलेशन होती रहती है। तो अब जो सिलिका के पार्टिकल होते हैं, ये सिलिका डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो ना तो फेगोसाइटोज होते हैं और ना ही इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के नतीजे में बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होती है इसके नतीजे में वो कहलाती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो थर्ड कॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। An autoimmune disorder in which the immune system recognizes the normal component of the body as a foreign antigen and attacks healthy tissue, giving rise to disease such as rheumatoid arthritis. रूमेटाइड आर्थराइटिस जो हड्डियों और या जो जोड़ों का एक मर्ज है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, बेसिकली वो होती क्या है कि बॉडी अपने ही नॉर्मल सेल को दुश्मन तस्वर करने लगती है और उसके ऊपर इन्वेजन करती है, उसको ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो जब उसको ख़त्म करना शुरू करती है तो उसके नतीजे में जो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहलाती है, ठीक है। ओके, जो चौथी कॉज है रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बार बार के एपिसोड्स, कि एक बंदा है उसे आप ये समझ लें कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं, ठीक है, कुछ महीनों के फौरन बाद, यानी फॉर एग्जांपल 2 महीने गुजरे या 1.5 महीना गुजरा उसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, फिर 2 महीने गुजरे फिर उसको कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, फिर 2 महीने गुजरे उसको फिर कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई, तो इसको कहते हैं रिकरेंट एपिसोड्स। However, in some cases, chronic inflammation is an independent response. अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नतीजे में या उसके रिकरेंट एपिसोड्स हैं उसके नतीजे में जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है। तो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स जो है ये भी हो सकता है, ठीक है, एंड नॉट अ सीक्वल टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। यानी जो अभी मैंने बात की कि रिकरेंट एपिसोड है तो वो उसके सीक्वल बन जाते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। तो न सिर्फ ये कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ये यानी अगर वो परसिस्टेंट है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक है, ठीक है, ये बार बार है, तो तब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज जो है, जो टीबी है, वो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जो रोमेटाइड आर्थराइटिस जिसकी अभी हमने बात की। और जो फिफ्थ कॉज है इसकी एटियोलॉजी में, जो फिफ्थ रीजन है वो क्या चीज है, इन्फ्लेमेटरी एंड बायोकेमिकल इंड्यूसर्स और कॉजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन पूरे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्यों डेवलप होता है, इन्फ्लेमेटरी इंड्यूसर्स के जरिए से या बायोकेमिकल इंड्यूसर्स के नतीजे में। तो इन्फ्लेमेटरी और बायोकेमिकल इंड्यूसर्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज करते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में जो फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी के अंदर वो एक्सटेंसिव या एक्सटेंडेड मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं और उसका फिर नतीजा क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। तो सो दिस इज द एटियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बेसिकली कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम दो किस्म की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ जो है वो इंटरेक्शन रखते हैं। एक कहलाती है नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफेरेटिव। आपके क्वेश्चन के अंदर ये भी आ सकता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कितनी किस्में हैं, 1 2 3 4 5 इस किस्म की ABCDE। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफेरेटिव है और दूसरा ग्रेनुलोमेटलस ग्रेनुलोमेटलस इन्फ्लेमेशन। जो नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफेरेटिव इन्फ्लेमेशन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन स्पेसिफिक ग्रेनुलेशन टिश्यू। इसके अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यूज जो होते हैं वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और ये बनते कैसे हैं? जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजिस हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, उनकी एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो उस इन्फिल्ट्रेशन के नतीजे में ये मोनोन्यूक्लियर सेल है। अब आपने ये याद रखना है कि जो नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफेरेटिव क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन स्पेसिफिक ग्रेनुलेशन टिश्यू है, और जो कि बनते हैं इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स की वजह से। अच्छा, and proliferation of fibroblasts, connective tissue, vessels and epithelial cell, for example an inflammatory polyp। जो इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स बनते हैं, जैसे नाक के अंदर वो छोटे छोटे गुब्बारे आपको नजर आएंगे जब जिस वक्त इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो क्या चीज है कि नेजल और सर्वाइकल पॉलिप्स एंड लंग एब्सेस, लंग्स के अंदर एब्सेस हो जाती है, ठीक है, और या लंग की एब्सेस होती है और इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स बन जाते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफेरेटिव है। ग्रेनुलोमेट्रस इन्फ्लेमेशन कौन सी होती है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टराइज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स नोडुलर लीजन्स आर ग्रेनुलोमास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के ग्रेनुलोमा वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। Some of the common signs and symptoms that develop during chronic inflammation are listed below. For example, body pain, बॉडी के अंदर जो है वो पेन महसूस होता है पेशेंट को। आर्थ्रेल्जिया होता है, यानी जॉइंट के अंदर पेन महसूस होता है, जैसे हमने रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात की। माइल्जिया, मसल्स के अंदर आपको पेन महसूस होगा। क्रॉनिक फटीग एंड इंसोम्निया, क्रॉनिक फटीग होगा, थकावट महसूस होगी बहुत बुरे तरीके की। नींद का ना आना इंसोम्निया कहलाता है, ठीक है, नींद गायब हो जाती है। डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, मूड डिसऑर्डर्स, मूड आपका फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, ओके। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड एसिड रिफ्लक्स। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कब्ज का होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया का होना, लूज मोशन जैसे, एंड एसिड रिफ्लक्स। और जो एसिड मैदे से ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करता है वो कहलाता है एसिड रिफ्लक्स। इसके अलावा वेट गेन और वेट लॉस, या तो वेट ज्यादा हो जाता है, ओबेसिटी कॉज होती है, या फिर वेट लॉस भी इसके अंदर आता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, आपको मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं। तो ये जो है ये है सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, कि अगर इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो आप समझ लें, आप जान लें कि इस पेशेंट को सम सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो हुई है। सेल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर?
The microscopic appearance of chronic inflammation is much more varied than that of acute inflammation. तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखें एक्यूट इन्फ्लेमेशन की और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, तो इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, एक दूसरे से वेरी करती हैं. It is generally described in terms of cells that are present. यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसको मेंशन करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स. और वो कौन से सेल्स होते हैं? एक सेल है मैक्रोफेजिस, ठीक है, present in acute and chronic inflammation, important for phagocytosis, antigen presentation and cytokine synthesis. आपको पता होना चाहिए मैक्रोफेजिस का कि उसका क्या क्या काम है. इसी तरह लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है. लिम्फोसाइट्स का फंक्शन इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है. बी सेल्स डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स हैव साइटोटॉक्सिक फंक्शन. ये लिम्फोसाइट्स हैं. इसी तरह प्लाज्मा सेल हैं, differentiated antibody producing D lymphocyte. The presence of these usually indicate the inflammation has been present for a considerable amount of time. के जो इन्फ्लेमेशन है वो एक कंसिडरेबल टाइम तक है. इसी तरह ईसिनोफिल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट या मायोफिब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है. तो ये जो है ये सेल्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर. Generally, the morphology of chronic inflammation is fairly non-specific. अगर आपसे कोई पूछे कि what is the morphology or morphology of chronic inflammation, तो आपने ये बताना है कि भाई it is non-specific. अभी जो हमने non-specific proliferative की बात की, तो इसकी morphology भी basically वही होती है. However, the proportions of each cell type will vary depending on the condition. तो different conditions होती हैं chronic inflammation के अंदर, ठीक है. तो सेल्स की जो प्रोपोर्शन होती है वो हर कंडीशन के अंदर डिफरेंट होती है. किसी के अंदर ईसिनोफिल ज्यादा होंगे, किसी के अंदर फिब्रोब्लास्ट ज्यादा होंगे, किसी के अंदर मैक्रोफेजेस ज्यादा होंगे, ठीक है, एक दूसरे से. अब फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस presents with mainly plasma cell, whereas in chronic gastritis lymphocytes are typically most abundant. तो रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर क्या चीज होता है? प्लाज्मा सेल्स होते हैं. लेकिन जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, उसके अंदर क्या चीज होती है? लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक. अब हम बात करते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. Chronic inflammation can have a number of complications depending on the area and disease process it is associated with. इसके अंदर फिब्रोसिस मिसाल के तौर पर क्या चीज है? फिब्रोसिस. क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कैन लीड टू फिब्रोसिस ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल. तो गॉल ब्लैडर वॉल की फिब्रोसिस कब होती है? कि जब कोलोन की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है. क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन, ठीक है. अच्छा, दूसरा देखें, इम्पेयर्ड फंक्शन. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होती है वो क्या चीज होती है? वो भी कोलोन की जो है वो इम्पेयर्ड फंक्शन है. इसी तरह एट्रोफी कभी कभार हो जाती है. एट्रोफी कहाँ की होती है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा इन गैस्ट्राइटिस. तो जब स्टमक की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, ठीक है, उसकी एट्रोफी बेसिकली हो जाती है. अब हम लास्टली बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बेसिकली हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? Inflammation is a natural part of the healing process, but when it becomes chronic, it's important to get it under control to reduce your risk of long-term damage. Some of the options that have been explored for managing inflammation include: number one, non-steroidal anti-inflammatory drugs, जिनको हम NSAIDs कहते हैं. तो बेसिकली दो किस्म के ड्रग्स होती हैं. एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं और एक ओटीसी ड्रग्स होती हैं, ओवर द काउंटर. प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होती हैं कि जो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मिलती हैं, ठीक है, वो आप वैसे ही काउंटर पर जाकर नहीं ले सकते. लेकिन जो ओटीसी हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, वो आप जाकर इजीली वहां से परचेज कर सकते हैं. तो अब ओवर द
काउंटर एनएसएड्स हैं जैसे एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, ये इफेक्टिवली रिड्यूस करती हैं इन्फ्लेमेशन को और पेन को। लेकिन एक बात आप याद रखें कि इनका लंबे अरसे तक इस्तेमाल जो है वो नुकसान दे सकता है। क्या नुकसान दे सकता है? अल्सर कॉज कर सकता है। तो एनएसएड का एक बेसिक नुकसान ये है कि अगर आप लंबे अरसे तक एक्सटेंडिंग टाइम तक इसको यूज करते हैं तो वो अल्सर में जो है वो तब्दील हो जाता है, यानी अल्सर जो है वो कॉज करता है। इसी तरह स्टीरॉइड्स हैं, तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर अ टाइप ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन, दे डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड सप्रेस द इम्यून सिस्टम व्हिच इज हेल्पफुल व्हेन इट स्टार्ट अटैकिंग हेल्दी टिश्यू। तो जब भी इम्यून सिस्टम हेल्दी टिश्यू को डैमेज करना शुरू करता है या ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो वहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तजवीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये याद रखना चाहिए कि एक लंबे अरसे तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जो है वो ममनू करार दिया जाता है। कुछ किस्म के सप्लीमेंट्स भी हैं जैसे फिश ऑयल है, लिपोइक एसिड है, करकुमिन है जो कि हल्दी से निकलता है, ये बेसिकली सप्लीमेंट्स हैं। तो ये यूज होते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ठीक है। और डिफरेंट किस्म के डिजीजेस के साथ अगर इन्फ्लेमेशन एसोसिएट है तो उसको हील अप करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो कि कैंसर के साथ या हार्ट डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वहां पर भी आप इसी किस्म की ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो घरेलू चीज़ें होती हैं, ठीक है, आमतौर पर जैसे स्पाइसेस वगैरह हैं, ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को और इन्फ्लेमेटरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिंजर है, अदरक जिसको कहते हैं, गार्लिक, लहसुन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लेमेशन को क्या करती हैं? कम कर देती हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था जिसके अंदर हमने इन्फ्लेमेशन को जो था वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।